हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन आईएएस के पीटी 365 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसमें ये हमारा इकोनॉमी का है। इसमें देखा जाए तो अभी तक हमारा 3 आ चुके हैं, जिसमें एक पॉलिटी का आ गया है, ये सेकंड आपका इकोनॉमी का आया हुआ था और थर्ड जो आता है आपका वो आया हुआ है कल्चर का। तो इसमें आपका जो कल्चर और इकोनॉमी का जो है वो दोनों आपके पैरेलल चल रहे हैं, यानी कि हमने इकोनॉमी के भी कुछ साथ में दे दिए टॉपिक। पार्ट में 4 आपके कंप्लीट कर दिए थे पहले ही, फिर आपके कल्चर के दिए, फिर उसके बाद आपका फिर से इकोनॉमी का है। तो इस तरीके से ये पूरा चलाया जा रहा है, ताकि ये रहे कि साथ-साथ में आपका कुछ लेक्चर उसके भी देख लें, कुछ लेक्चर इसके भी देख लें, तो आपका दोनों रिवीजन होता है। तो 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं अगर ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो। अभी इसमें देखा जाए तो आपके 4 पार्ट में कंप्लीट हो गया है। आज एक 5th पार्ट होगा, फिर लास्ट पार्ट आपका 6th पार्ट होगा। तो इसे 6 पार्ट में कंप्लीट किया जाएगा। इसको इतना कम जैसे कि हमारे द्वारा इसको हम एक एक मतलब कि पूरा जितना भी पीटी 365 है उसको एक साथ भी दे सकते हैं, लेकिन उसको एक साथ ना देके उसको अलग अलग पार्ट में देना। उसका रीजन ये है कि आप जैसे कि आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे की क्लास एक साथ देखें। और उसमें ये भी हो जाता है कि आप करंट अफेयर पढ़ने से बोर भी हो गए और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर अकेला पढ़ना है। तो अगर आप पार्ट वाइज में रहता है तो आपने जैसे कि आज एक पार्ट को देख लिया, कल दूसरा पार्ट देख लिया, या फिर सुबह में एक पार्ट देख लिया, शाम में दूसरा पार्ट देख लिया, तो इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाता है और बर्डन भी नहीं होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए पार्ट के वाइज कंप्लीट किया गया। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आज हमारा टॉपिक है, जिसमें अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट होता है, जिसमें ये आपके टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हुए हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें सीक्वेंस वाइज आपको पूरे टॉपिक मिलेंगे। आज जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा श्रम एवं रोजगार के संबंध में, और दूसरा टॉपिक आएगा आपका व्यवसाय नवाचार और उद्यमिता से रिलेटेड। फिर आपका तीसरा टॉपिक अवसंरचना से रिलेटेड कवर करेंगे, साथ ही साथ में सेवाओं को कवर करेंगे। तो 7, 8, 9, 10 आपके ये 4 मेजर टॉपिक कंप्लीट किए जाएंगे, और जो आपकी लास्ट क्लास होगी उसके अंतर्गत 11वां और 12वां टॉपिक को कंप्लीट किया जाएगा। तो इसी के साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। और आपका कल्चर का चल ही रहा है, इकोनॉमी का चल ही रहा है, इकोनॉमी का यही है। और साथ ही अगर आपने उसके पहले के जितने लेक्चर जैसे पॉलिटी का नहीं देखा है तो आप उसको देखिए, क्योंकि ये सभी एग्जाम के लिए तो रिवीजन के लिए ये आता ही है, तो आपका करंट अफेयर इससे अच्छे से रिवीजन होता है। और अगर आप अभी से रिवीजन करते रहते हैं तो ये रहता है कि आपके एग्जाम टाइम पे इसमें कोई बर्डन नहीं होता है। उसी के साथ अभी जैसे अक्टूबर तक का आएगा, फिर उसकी अपडेटेड पार्ट आएंगे, तो अपडेटेड पार्ट के अंतर्गत आप करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो ये आपके लिए ही सुविधा होती है कि आप जितनी जल्दी करंट अफेयर को कर लेते हैं तो वो आपके लिए रिवीजन के लिए भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आपका जो पहला टॉपिक आ रहा है हमारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में, कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अभी प्रेजेंट में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत में बेरोजगारी दर जो कि 3.1% रही है उसके बारे में बताया। और यही जो बेरोजगारी थी वह 2023 में 5.1% जो वैश्विक बेरोजगारी दर है उससे कम है। तो वैश्विक बेरोजगारी जो आकलन देखें तो वो आता है 5.1, लेकिन जो अभी भारत का जो बेरोजगारी दर है वो 3.1 है। तो भारत की बेरोजगारी विश्व के स्तर पर कम है। ये कौन सा डेटा का जारी किया गया है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसमें ये कैलेंडर वर्ष आया हुआ है, जिसमें बेरोजगारी का आकलन दिया गया है। चलिए तो ये बेरोजगारी के बारे में जान लेते हैं कि इसके प्रमुख संकेतक और उसके एक रेशियो को जानते हैं। तो एलपीआर यानी कि एलएफपीआर जो आता है, जिसमें ग्रामीण, शहरी, पुरुष और महिला के अंतर्गत इसमें दिखाया गया है, जिसमें आपकी कुल जो आती है वह 57.9, जो आपका 2022-23 से 23-24 का डेटा है। एक ट्रेंड और रुझान भी दिया गया है कि इसमें किस तरीके का ट्रेंड रहेगा, साथ ही साथ में एक कंपैरिजन भी लास्ट ईयर से इस साल के उसमें कंपैरिजन दिया गया है। जब हम 2022 से 2023 तक के डेटा को देखते हैं तो इसमें ग्रामीण जो बेरोजगारी रहती है वह 60.8% होती है, जबकि 2023-24 में ये 63.7% रहती है, जिसमें एक तरीके से वृद्धि ही देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि इसमें थ्री 2.9% की वृद्धि हुई है। फिर जब हम शहरी क्षेत्र की ओर चलते हैं तो इसमें 50.4% और इसमें 52.0% होती है, यानी कि 2.4% की वृद्धि देखने को मिलती है, इसमें 2.9% की वृद्धि देखने को मिलती है।
पुरुषों की बेरोजगारी में देखते हैं तो इसमें 0.3% की वृद्धि देखने को मिलती है और महिलाओं के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें एक तरीके से 5.7% की वृद्धि देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक वृद्धि जो है इसमें महिलाओं की में वृद्धि देखने को मिलती है। डब्ल्यूपीआर जो देखते हैं तो कुल 56% और 58.2% है जो वृद्धि को संदर्भित करता है और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कुल में 3.2% है और ये इसमें 2023-24 में 3.2% है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये पूरा एक निष्कर्ष दिया गया है जो 2017 से 18 के बीच में ये ट्रेंड दिया गया है तो इसमें बेरोजगारी नीचे की ओर देखने को मिली हुई है। तो ये एक आपका आवधिक श्रम सर्वेक्षण दिया गया है उसके बारे में डेटा एनालिसिस दिया गया है। चलिए अब सबसे पहले जान लेते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में कि ये श्रम बल सर्वेक्षण क्या होता है जिसके अंतर्गत ये बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए गए हैं। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जो है उसे राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन ने अप्रैल 2017 में आरंभ किया हुआ था। कब इसे जारी किया गया था? अप्रैल 2017। इस संगठन के प्रमुख संकेतक आते हैं जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात का होना, श्रम बल भागीदारी होना, बेरोजगारी दर होना, कार्यकलाप की स्थिति दी जाती है। श्रमिक श्रम जनसंख्या अनुपात जो आता है वो जनसंख्या में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का एक प्रतिशत होता है यानी कि कितने को कितना रोजगार प्राप्त हुआ है उसके परसेंटेज को किसके आधार पर जारी किया जाता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात पर। दूसरा श्रम बल भागीदारी के आधार पर होता है जिसमें व्यक्तियों का एक प्रतिशत होता है जिसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के उपलब्ध लोग इसमें शामिल होते हैं। बेरोजगारी की दर के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है कि बेरोजगार व्यक्तियों का क्या प्रतिशत है इसी के अकॉर्डिंग ही इसको निर्धारित किया जाता है। कार्यकलाप की स्थिति के अंतर्गत ध्यान दिया जाए तो इसमें अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा तय की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है जिसमें एक सामान्य कार्यकलाप की स्थिति होती है एक वर्तमान साप्ताहिक होती है। सामान्य में क्या होता है कि तारीख के ठीक पहले 365 दिनों के अंतर्गत इस अवधि को जारी किया जाता है और ये जो दूसरी होती है उसमें आपका तारीख के ठीक पहले 7 दिन तक की अवधि के आधार पर इसको जारी किया जाता है। तो इस तरीके से ये वर्तमान और सामान्य स्थिति को संदर्भित करता है। तो ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। अब आते हैं संबंधित सुर्खियों की ओर तो जिसमें देख लेते हैं विश्व बैंक रिपोर्ट के बारे में। तो विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें साउथ एशिया डेवलपमेंट जॉब सिक्योर रेसिलियंस रिपोर्ट में भारत में महिलाओं के लिए औसत से कम रोजगार अनुपात को रेखांकित किया गया है यानी कि जितना औसत है उसके अकॉर्डिंग एक रेशियो देखा जाए तो इसमें रोजगार अनुपात कम रेखांकित किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो रिपोर्ट जारी की गई उसमें इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग हर 3 साल बेरोजगार व्यक्तियों में एक युवा व्यक्ति शामिल है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत ये रिपोर्ट आती है। अब ये हमारा टॉपिक एक और अब इस रिपोर्ट के बारे में बताता है कि ये श्रम सर्वेक्षण जो जारी किया गया इसमें बेरोजगारी की स्थिति बताई। अब चलते हैं गिग इकोनॉमी के बारे में जो अभी प्रेजेंट में काफी चर्चा में बना रहता है। तो गिग इकोनॉमी क्या है और गिग इकोनॉमी से रिलेटेड अभी कर्नाटक सरकार ने विधेयक जारी किया हुआ है तो उसके बारे में भी जानते हैं। तो हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विधेयक का मसौदा जारी किया हुआ है। तो क्या किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा? कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण विधेयक को जारी किया हुआ है। अब पहले नंबर पे इससे रिलेटेड जो मतलब कि ये सामाजिक सुरक्षा विधेयक जो जारी किया गया है इस विधेयक को जानने के पहले हमें गिग इकोनॉमी को जानना जरूरी है क्योंकि गिग इकोनॉमी हम समझ लेते हैं तो ये फिर हमें समझ में आएगा कि आखिर इसकी क्यों इस विधेयक की जरूरत रही जो कर्नाटक सरकार ने इसको जारी किया हुआ है। तो श्रम या गिग वर्कर्स जो होते हैं यानी कि इन वर्कर्स से गिग श्रमिक को गिग वर्कर्स वो व्यक्ति होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर की कार्य दशाओं में काम करते हैं और उससे आय अर्जित करते हैं। यानी क्या कहा जाता है कि वो वर्कर होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर की कार्य दशाओं में काम करते हैं। यानी कि एक तरीके से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कार्य किया जाता है उसे गिग वर्कर्स की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि जो हमारी व्यवस्था चल रही है जो अर्थव्यवस्था में जो जैसे कि 3 क्षेत्रक आते हैं, कृषि क्षेत्रक, उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक। तो ये 3 तरीके के क्षेत्र आते हैं, तो उसमें अलग-अलग तरीके से वर्करों को डिवाइड किया जाता है कि ये
इस तरीके के वर्कर होते हैं, तो मतलब कि वर्करों का डिसाइड अलग-अलग किया जाता है। लेकिन गिग इकोनॉमी में क्या होता है कि इन दशाओं के अतिरिक्त जो वो दशाओं में काम करते हैं और उससे आय अर्जित करते हैं, उन्हें 2 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो होता है प्लेटफ़ॉर्म आधारित, दूसरा होता है नॉन प्लेटफ़ॉर्म आधारित। जो प्लेटफ़ॉर्म आधारित होता है, उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से ये जुड़े रहते हैं। जैसे कि आप ज़ोमैटो, स्विगी से जो खाना ऑर्डर करते हैं, तो उस तरीके के जो वर्कर आपके पास आते हैं, वो कौन-सी होती है? गिग इकोनॉमी वाले वर्कर होते हैं। और जो नॉन प्लेटफ़ॉर्म आधारित वर्कर होते हैं, जैसे कि कुछ सामान्य कंपनियों में पार्ट टाइम या फुल टाइम आधा कार्य करने के लिए अस्थायी वेतनभोगी जो कर्मचारी शामिल होते हैं, वो आते हैं। जैसे कि आपने किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं और उसी टाइम पे क्या करते हैं कि आपके पास टाइम बचता है, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी फिनिश हो गई, फिर आपके पास 4 घंटे का टाइम बचता है। तो इस टाइम का आप यूटिलाइज़ करने के लिए इसे किसी और कंपनी में जाके अस्थायी तौर पर कार्य करते हैं। कि एटलीस्ट हम 4 घंटे काम करेंगे तो इसका हमें पैसा मिलेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें स्थायी कर्मचारी हैं, अस्थायी कर्मचारी हैं। तो ये पार्ट टाइम कार्य को इस तरीके से देख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि ये स्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो इस तरीके से ये नॉन प्लेटफ़ॉर्म आधारित भी होता है। तो ये प्लेटफ़ॉर्म आधारित किस तरीके से है? नॉन प्लेटफ़ॉर्म आधारित है, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। क्या है कि गिग इकोनॉमी से रिलेटेड भारत में कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत जैसे कि वेतन संहिता 2019 आती है। वेतन संहिता जो 2019 है, उसमें क्या किया गया है कि इसमें संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर पारिश्रमिक का प्रावधान किया गया है। जो सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल मिनिमम वेज है, उसके आधार पर, और जो फ्लोर पारिश्रमिक है, उसके आधार पर इसे तय किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में जारी की गई है, जिसमें गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इसमें गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा निधि स्थापित करने या उनके लिए योजनाएं बनाने और कार्यान्वयन की निगरानी करने और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का भी प्रस्ताव इसके अंतर्गत दिया गया। फिर हम आते हैं ई श्रम पोर्टल की ओर, जिसमें केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय का आरंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य अलग अलग मंत्रालयों या विभागों में चलाई गई विविध सामाजिक योजनाओं के लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को उपलब्ध कराना होगा। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत देखा जाए तो इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिक सहित गिग वर्कर्स के 1 वर्ष के 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इन जो गिग वर्कर्स हैं, उनके लिए भी अलग से एक स्कीम चलाई गई है और इन्हीं स्कीम के अंतर्गत ये विभिन्न तरीके के कदम उठाए गए। अब आते हैं हम जीवन निर्वाह मजदूरी यानी कि लिविंग वेज के बारे में। तो क्या हुआ है कि सुर्खियों में क्यों रहा है, इसके बारे में जानते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से तकनीकी सहायता मांगी है। तो क्या किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जीवन निर्वाह मजदूरी हेतु एक फ्रेमवर्क को विकसित किया है। इसके अंतर्गत इसकी वर्तमान व्यवस्थाओं में क्या समस्याएं, पहले समस्या को देखते हैं, फिर इसके बाद क्या ये जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में क्या अंतर है, इसके बारे में देखें। तो जीवन निर्वाह मजदूरी और जो मजदूरी है, इसमें तकनीकी सहायता मांगी है। तो पहले नंबर पर हम इसमें ये देख लेते हैं कि जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी जो होती है, उसमें क्या अंतर है, क्या इसकी परिभाषा है, फिर उसके क्या उसके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उसको जानेंगे। तो जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में एक डिफरेंशिएशन को देख लेते हैं, क्योंकि आप जैसे कि कहीं भी जाते हैं, तो इसमें होता है कि मिनिमम, जैसे आप कहीं की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखते हैं ना कि उसका पे स्केल क्या है, यानी कि कितना पे स्केल है, कि उस पे स्केल के अकॉर्डिंग हमें कितना पारिश्रमिक मिलेगा या कितना पैसा मिलेगा, कि अगर हम वहां पर 8 घंटे कार्य करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, 6 घंटे कार्य करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा, या 11-12 घंटे कार्य करते हैं तो कितना पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका पारिश्रमिक होता है, जो आपके जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी से जुड़ा हुआ होता है। तो अंतर सबसे पहले, जैसे कि जीवन लिविंग वेज क्या है? लिविंग वेज का आपका लग ही रहा है, यानी कि इसके शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो जीने के लिए आवश्यक हो, ऐसा मजदूरी स्थिर जो जीने के लिए आवश्यक हो, जिसमें जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, तो ये जीवन निर्वाह हो गया। न्यूनतम मजदूरी है कि आपने घंटे, जितने भी घंटे कार्य किए, तो उसके लिए कितनी बाध्यता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, ये उस तरीके से।
तो जिसमें में आपका जीवन निर्वाह होगा, यानी कि आप जिस तरीके से रह रहे हैं, आपका जितने भी 1000 का खर्चा एक मंथ का आता है, तो आप उतना ही कार्य कर रहे हैं, उतनी ही मजदूरी ले रहे हैं। तो ये आप अपने जीवन निर्वाह के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी ये है कि आप में इसमें जीवन से रिलेटेड नहीं है। बस ये है कि आपने कितने घंटे कार्य किया है, उसके अकॉर्डिंग कितना वेतन मिला है, उससे देखा जाता है। तो जीवन निर्वाह की जो परिभाषा आती है, वो आती है श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवश्यक मजदूरी स्तर, यानी कि आवश्यक जो मजदूरी स्तर है उसके बारे में। इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यानी कि श्रमिक जो होंगे उनके जीवन की गुणवत्ता में एक तरीके से सुधार करना इसका ऑब्जेक्ट है। फिर हम जब न्यूनतम मजदूरी की ओर चलते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यह प्रति घंटे के बदले निर्धारित वह वैधानिक मजदूरी होती है जिसका भुगतान करना नियोक्ता की बाध्यता होती है। यहाँ श्रमिकों को नियोक्ता के शोषण से बचाना होता है। क्या करना होता है? श्रमिकों को नियोक्ता के शोषण से बचाना होता है कि जिसके द्वारा नियुक्त किया गया है वो उसे जितना टाइम डिसाइड किया गया है उससे ज्यादा कार्य ना कराए, तो इस तरीके की स्थिति न्यूनतम मजदूरी में देखने को मिलती है। तो ये इनमें डिफरेंशिएशन होता है। तो अब जान लेते हैं कि इससे जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं जिसको तकनीकी सहायता के लिए आईएलओ से इसने मदद मांगी है, यानी कि एक तैयार फ्रेमवर्क किया हुआ है। तो चलिए जानते हैं। तो वर्तमान में क्या हुआ है कि भारत के जो न्यूनतम मजदूरी सिद्धांत का पालन किया जाता है, जो आपका मिनिमम बेस वाला जो रेट रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग इसमें पालन किया जाता है। लेकिन 2017 में क्या हुआ, ये स्थिर बनी हुई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा निर्देशों का उपबंध किया गया हो और यह कानून नहीं बताता है कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या किया गया है कि ये कानून 1948 में बनाया गया था। लेकिन क्या किया गया उस टाइम पे, इसमें कोई भी न्यूनतम मजदूरी बताया नहीं गया कि कितनी मजदूरी मिलेगी। लेकिन 2017 की एक स्थिति रही, एक उस टाइम से इस स्थिति मतलब कि नॉर्मल देखने को मिली, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं रहा है। तो अभी संसद के द्वारा एक वेतन संहिता 2019 को पारित किया गया, जिसमें सार्वभौमिक वेतन स्तर को प्रावधान दिया गया और इस संहिता के बाद से यह वेतन स्तर सभी राज्यों में लागू होगा। तो ये कब पारित किया गया? 2019 में। इस प्रकार के जो रोजगार की न्यूनतम मजदूरी तय करने संबंधी प्रावधान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और ठेका श्रम विनिमय उत्साधन अधिनियम 1970 दोनों में किए गए हैं। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और सभी राज्यों में राष्ट्रीय आधार मजदूरी लागू नहीं होने के बाद से राज्यों के बीच में मजदूरी की असमानताएं भी देखने को मिली है। इस मजदूरी से लेकर एक कंट्राडिक्शन सा बना रहता है, जिसके कारण इस फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार को ये निर्देश दिए हुए हैं, यानी कि तकनीकी सहायता मांगी है, जो एक तरीके से सही भी है। क्योंकि अगर किसी चीज में स्पष्टता ना होने पर उसमें क्या होगा कि जो श्रमिक जो होगा उसका शोषण ही होगा। क्योंकि अगर मनमाना, फिर मनमानापन भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी तो इसमें सुधार लाना जरूरी है, एक तरीके से इसमें चेंजेस होना जरूरी है। अब चलते हैं भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। कि भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण ने भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से को DSIIIS के रूप में चिन्हित किया है। तो किसके रूप में चिन्हित किया है? DSII के रूप में, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के बाद। तो अभी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और हम फिर ये भी जानेंगे थोड़ा थोड़ा कि इरडा की क्या भूमिका है, भारतीय जीवन बीमा निगम और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बीमाकर्ता के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो आता है वह बीमा बाजार में अधिक महत्व वाले बड़े आकार की तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय से काफी गहनता से जुड़ी बीमा कंपनियां होती हैं। तो ये क्या होती है? एक बड़े आकार की तथा घरेलू और वैश्विक रूप से बीमा व्यवसाय में जुड़ी कंपनियां होती हैं। इनमें संकट न आना और देश की वित्तीय प्रणाली में गंभीर अव्यवस्था लाता है, और यह जो है एक तरीके से इतने बड़े या महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें विफल नहीं होने दिया जा सकता और इसके अतिरिक्त विनियामकीय नियमों का पालन भी करना होता है। तो इसमें क्या होता है? विनियामकीय नियमों का पालन करना होता है और ये एक तरीके से इतने बड़े या महत्वपूर्ण होते हैं कि इनमें कोई भी इन्हें विफल नहीं होने दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चिकित्सा इसमें डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस में देखी जाती है। बीमा क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने में AIRDAI की भूमिका के बारे में देखते हैं। तो पहला तो आता है बीमा क्षेत्र में विकास का होना।
ये बीमा पैठ या पहुंच जो कि 2001 से 2002 में 2.71% बढ़ी हुई है, जो बढ़कर 2021-22 में 4.2% हो गई है। और बीमा घनत्व जो होता है 2001 से 2002 में 11.5 अमेरिकी डॉलर जो था वह बढ़कर 2021-22 में $91 हो गया है। तो कितना डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला है? इसमें एक काफी मेजर डिफ्रेंसिएशन देखने को मिला है, जो 11.5 अमेरिकी डॉलर से $91 हो गया है। तो इस तरीके से ये रहा। 2047 तक के लिए सभी के लिए बीमा क्या है कि इसने इरडा ने सभी के लिए बीमा को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्धता बताई है, और प्रत्येक नागरिक के लिए उचित लाइफ, हेल्थ, संपत्ति आदि बीमा कवर की परिकल्पना भी की गई है। अब एडा के बारे में जान लेते हैं कि इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका हैदराबाद में स्थित है। इसकी उत्पत्ति जो है यानी कि इसका गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है, जिसकी शुरुआत 1999 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित की गई थी, और बाद में बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत इसे 2000 में गठित एक वैधानिक निकाय के रूप में दर्जा दिया गया। इसका उद्देश्य जो आता है बीमा उद्योग को त्वरित और व्यवस्थित विकास, वास्तविक दावों का शीघ्र निपटान, प्रभावी शिकायत और निवारण तंत्र आता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय की होती है और इसमें कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 10 मेंबर होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। आईआरडीएआई की भूमिका के बारे में बात करें तो इसमें आता है कि आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, इसका पंजीकरण, नवीनीकरण करना, संशोधित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना, पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना, बीमा कराने वाले को मध्यवर्ती और बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्याय निर्णय, बीमा व पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े पेशेवर संगठनों को बढ़ावा देना और उन्हें विनियमित करना होता है। तो इस तरीके से इसकी ये भूमिका आती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट इसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा 8वां मेजर टॉपिक है व्यवसाय, नवाचार और उद्यमिता के बारे में। तो इसमें क्या आता है बी रेडी इंडेक्स के बारे में। तो बी रेडी इंडेक्स क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि बी रेडी इंडेक्स क्या है, क्योंकि ये इसका अभी फर्स्ट संस्करण जारी किया गया है, तो ये आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। और आइए शब्दावली जैसे कि सुर्खियों में रहा बी रेडी इंडेक्स क्या है, या फिर इस संस्करण को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपके क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और इसी तरीके की शब्दावलियों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो बी रेडी इंडेक्स जो है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया पहला संस्करण है। अब जान लेते हैं बी रेडी इंडेक्स के विषय में और किस तरीके की इसकी व्यवस्थाएं हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बी रेडी इंडेक्स को 3 साल में पूरी तरह से जारी किया जाता है। तो बी रेडी इंडेक्स को किस तरीके से जारी किया जाता है, 3 साल के लिए जारी किया जाता है, और ये अभी प्रेजेंट में जो रोल आउट चरण जारी किया गया है वो 2024 से 2026 तक का होगा। प्रथम संस्करण में 50 अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जिसमें भारत शामिल नहीं है, और 2006 और ये भी इम्पोर्टेंट, जैसे कि आपका बी रेडी इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया, लेकिन इसमें भारत शामिल है या नहीं है, कितने देशों की अर्थव्यवस्था शामिल है, या कितने देश इसमें शामिल है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपसे 4 आपके ऑप्शन दे दिए। पहला जैसे कि आपका प्रश्न का एक प्रारूप ले लेते हैं, जैसे नीचे लिख लेते हैं। यहाँ हम प्रश्न को लिखते हैं, सुर्खियों में रहा बी रेडी इंडेक्स क्या है। जैसे कि आपसे ऑप्शन पहला दे दिया, पहला मतलब कि दे दिया कि इसमें प्रथम संस्करण में 60 देशों की अर्थव्यवस्थाएं शामिल है। फिर दूसरा कथन दे दिया कि इसे विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। फिर तीसरा दे दिया इसके अंतर्गत कि इसमें भारत भी शामिल है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न का प्रारूप दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया पहला एंड दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी दे दिया दूसरा एंड तीसरा, ऑप्शन सी दे दिया पहला एंड तीसरा,
और ऑप्शन डी दे दिया 1, 2, 3 तीनों ही सही है। तो इसमें से आपको बताना होगा कि कौन-कौन सा सही है, तो सही कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है, ये आपसे पूछ लिया जाए। तो आपका जैसे कि पहला कथन जो है कि प्रथम संस्करण में कितने देशों की अर्थव्यवस्था है? 50 देशों की अर्थव्यवस्था है, तो पहला तो गलत हो जाता है। दूसरा क्या है? इसे विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भी है। कैसे संस्करण है? पहला संस्करण। इसमें भारत शामिल है या नहीं है? तो इसमें क्या है? भारत शामिल नहीं है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका पहला और तीसरा कथन इसमें सत्य होगा, क्योंकि आपका पहला तीसरा नहीं है, दूसरा आपका सत्य है। तो इस तरीके के आपके प्रश्न का प्रारूप आता है। इन्हीं के प्रश्न के प्रारूप के अंतर्गत आपके ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है और ऐसे ही आपके प्रश्न आते हैं। कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाता, बट इसी से ही आपके प्रश्न आते हैं। तो इस तरीके का एक आपका प्रारूप है, उसी प्रारूप को आपको भी ध्यान रखना है। इसको रेज कर लेती हूँ। चलिए, तो इस तरीके का प्रश्न प्रारूप आ गया, तो आप इसको कंटिन्यू करना है। अब इसमें आया है कि भारत में शामिल नहीं है। 2026 तक इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है। मतलब कि इसमें किए जाने की योजना है। इसका प्रारूप क्या दिया गया है? 3 साल का। 3 साल में 2024 से 2026 है। तो पहले चरण में 50 देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। फिर आपका जो दूसरा चरण होगा, उसमें कुछ देश शामिल होंगे। तीसरा चरण होगा, उसमें कुछ देश शामिल होंगे। इन तीनों के मिलाकर आपके कितने देश इसमें शामिल होंगे? टोटल 110 होंगे। तो इस तरीके से 180 देशों का मूल्यांकन किया जाएगा और बी रेडी फ्रेमवर्क को विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग की जगह जारी किया जाएगा। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसकी जगह जारी किया जाएगा, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। फिर आते हैं कि 2021 का जो ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट की जो अनियमितता में पाए जाने और नैतिकता से जुड़ी चिंताओं के कारण इसे बंद करना पड़ा। तो अगर किसी इंडेक्स को बंद कर दिया गया है और उसकी जगह दूसरा इंडेक्स जारी कर दिया गया है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी होता है कि उसे आखिर ऐसा क्या रीजन था जिसको उसके कारण बंद करना पड़ा। तो बी रेडी इंडेक्स को जो बंद जारी किया गया है, किसकी जगह ली गई है? इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या रीजन रहा है जिसके कारण इसको बंद करना पड़ा? डेटा की अनियमितता पाए जाने के कारण और नैतिकता से जुड़ी चिंताओं के कारण। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में व्यवसाय सुधार कार्य योजना रैंकिंग 2024 में बी रेडी इंडेक्स के अंतर्गत कुछ संकेतक शामिल हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स रहता है तो उनके इंडेक्स के संकेतक और पिलर रहते हैं। तो इसमें जो विषय आते हैं इंडेक्स के, वो आते हैं जैसे कि व्यवसाय में प्रवेश का होना, व्यवसाय का प्रस्थान होना, यूटिलिटी सेवाएं होना, श्रम होना, वित्तीय सेवाएं होना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आना, कराधान आना, विवाद समाधान होना, बाजार प्रतिस्पर्धा होना और व्यवसाय एक दिवाला होना। तो इस तरीके से डिजिटल तकनीकी को अपनाने के संदर्भ में ये प्रमुख आते हैं, और ये आते हैं आपके परिणामी पर्यावरणीय संधारणीयता से रिलेटेड और ये जेंडर से रिलेटेड। तो इस तरीके से ये आते हैं। फिर बी रेडी इंडेक्स के पिलर के बारे में बात करते हैं, जैसे कि स्तंभ पहला जो आता है वो विनियमिकी फ्रेमवर्क से जुड़ा होता है, जो नियम विनिमय जिनका पालन फर्मों को व्यवसाय शुरू करने, संचालन करने और बंद करने के दौरान करना चाहिए। दूसरा आता है स्तंभ सेकंड, जो कि सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जिनमें विनियामकी अनुपालन का समर्थन करने के लिए सुविधाएं और व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उचित संस्थान और अवसंरचनाएं हैं। तीसरा स्तंभ आता है संचालन दक्षता, जो कि विनियामकी नियमों के अनुपालन में आसानी और फर्मों से सीधे संबंधित सार्वजनिक सेवाओं का प्रभावी उपयोग होता है। तो इस तरीके से जोड़ा जाए तो ये तीनों स्तंभ इससे जुड़े हुए। अब आते हैं बी रेडी इंडेक्स आखिर क्या है, इसके परिचय को जान लेते हैं, क्योंकि इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जगह जारी किया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अपना डबल स्टार दे देना है, कि ताकि ये आप रिवीजन करके इसका जाए और इससे जुड़े कोई भी आपके पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। विश्व बैंक समूह की ओर से डेटा संग्रह और विश्लेषण की एक नई परियोजना है। किस तरीके से?
डेटा संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन एंड जो एनालिसिस है, उसके आधार पर एक ये नई परियोजना है। इस सूचकांक के जरिए दुनिया भर के देशों में व्यवसाय और निवेश का माहौल का आकलन किया जाता है, जो वार्षिक कॉर्पोरेट रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसका लक्ष्य 3 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका उद्देश्यों को प्राप्त करना है, जिसमें पहला क्षेत्र आता है सुधार का समर्थन होना, दूसरा आता है नीतिगत मार्गदर्शन, तीसरा आता है विश्लेषण और अनुसंधान। सुधार का समर्थन जो होता है, वह बेंचमार्क साझा करने और नीतियों के सुधारों को प्रोत्साहित करेगा और सरकारों, व्यवसाय जगत और विश्व बैंक के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। नीतिगत समर्थन देता है, जो विश्व के सर्वोत्तम पद्धतियों की डेटा की तुलना में नीतियों के बदलाव के सुझाव देगा। विश्लेषण और अनुसंधान में देखने के लिए या निजी क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाले कारकों पर शोध और समर्थन पर करने के लिए विस्तृत डेटा प्रदान करता है। अब चलते हैं भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की ओर। तो इसमें देखते हैं कि हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल को शुरू किया हुआ है। तो क्या किया गया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत? एक भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री या भास्कर, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भास्कर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है और भास्कर पहल को शुरू करने के पीछे क्या रीजन है और इसका उद्देश्य क्या है और इसकी क्या विशेषता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ये किसके लिए है? भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री पहल को शुरू किया है। किस मंत्रालय के द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। भास्कर पहल के बारे में बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है और इसे स्टार्टअप व निवेशकों सहित उद्यमशीलता इकोसिस्टम के भीतर प्रमुख हितधारकों के बीच में सहयोग को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और बढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इसका जो प्राथमिक लक्ष्य आता है वो इकोसिस्टम के तहत हितधारकों के लिए विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल रजिस्ट्री बनाना होता है और यह जो पहल है वह स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत संचालित की जाती है, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना होता है। तो इस तरीके से भास्कर पहल के बारे में। अब भास्कर की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी आती हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पहचान बनाना, कि व्यक्तिगत अनुभव और इंटरेक्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक हितधारक को विशिष्ट भास्कर आईडी दी जाएगी। खोज एवं क्षमता के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें शक्तिशाली खोज सुविधाओं के माध्यम से यूजर आसानी से प्रासंगिक संसाधनों और अवसरों का पता लगा सकेंगे। ग्लोबल ब्रांडिंग होगी कि यह नवाचार हब के रूप में भारत में वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देगा। नेटवर्किंग के अंतर्गत बात की जाए तो यह बाधा रहित इंटरेक्शन के लिए स्टार्टअप और हितधारकों के बीच में अंतराल को समाप्त करेगा। संसाधनों तक पहुंच होगी, जिसमें कुशल स्केलिंग के लिए भास्कर स्टार्टअप का महत्वपूर्ण उपकरणों और ज्ञान तक पहुंच तत्काल केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करेगा। तो इस तरीके से इसकी विशेषता है। अब भारत के इकोसिस्टम के बारे में भी साथ ही साथ जान लेते हैं। तो भारत का जो हीरो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उसने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 को जारी किया गया, जिसमें 2023 में भारत की जो यूनिकॉर्न में जितनी है, बस 67 यूनिकॉर्न आती है और यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में भारत विश्व में यूएसए और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आता है। तो थर्ड रैंक पर आता है यूनिकॉर्न के मामले में भारत। और कितनी है भारत में अभी 2023 के जो डेटा एनालिसिस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 67 यूनिकॉर्न आती है। और यूनिकॉर्न क्या है? स्टार्टअप की संख्या से रिलेटेड होता है। इसका जो इंडेक्स है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, किसके द्वारा जारी किया जाता है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है। $1 बिलियन या उससे अधिक के निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। ये कंपनियां जो होती है पब्लिक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होती है। इन्हें वेंचर फंड से वित्त पोषण प्राप्त होता है और ये ग्लेस्ट स्टार्टअप होते हैं जहां 3 साल के भीतर यूनिकॉर्न बन जाते हैं। और कुछ चीता स्टार्टअप जो होते हैं वो 5 वर्षों के भीतर यूनिकॉर्न बनाने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके के स्टार्टअप होते हैं, एक ग्लेस्ट स्टार्टअप होता है और एक होता है चीता स्टार्टअप। ग्लेस्ट स्टार्टअप जो होता है वो 3 साल के भीतर यूनिकॉर्न बनाने की क्षमता रखता है, जो दूसरा चीता स्टार्टअप होता है वो 5 साल के अंदर यूनिकॉर्न बनाने की क्षमता रखता है। तो इस तरीके से आता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है वह आंतरिक उद्योग संवर्धन एवं व्यापार आंतरिक व्यापार विभाग व्यवसायों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दिया हुआ है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि स्टार्टअप को मान्यता किस मंत्रालय के द्वारा और मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा दी गई है? तो व्यवसायों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता जो है वह उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा दी जाती है। लेकिन उसके द्वारा दी जाती है तो उसको मान्यता देने के लिए भी कुछ उसके मानदंड होंगे, उन्हीं मानदंडों के आधार पर उसको दिया। ऐसा तो है नहीं कि हर एक किसी को, यानी कि कोई भी व्यवसाय आपने खोला तो उसके लिए स्टार्टअप का दर्जा दे दिया जाए। तो उसके लिए क्या मान्यता देता है? जैसे कि कोई स्टार्टअप के लिए पहला तो ये अवधि कि किसी व्यवसाय या उसके निगमन की तारीख 10 वर्ष की अवधि तक स्टार्टअप माना जाएगा, यानी कि एटलीस्ट 10 वर्ष तक उसे कार्य करना चाहिए तभी वह स्टार्टअप होगा।
उसका स्वरूप किस तरीके से होगा? वह होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वह 100 करोड़ रुपए से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी अगर कोई कंपनी है तो उसका जो वार्षिक टर्नओवर है वह 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में पंजीकृत हो और 10 वर्ष की इसके लिए निगमन दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मान्यता स्टार्टअप के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत आते हैं, जैसे कि पहला आता है वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी एंड एंजल फंड आते हैं जो नवीन और उभरती स्टार्टअप में निवेश करते हैं और वेंचर कैपिटल फंड जो होते हैं वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में इसे माना जाता है और ये वैकल्पिक निवेश कोष जो है वो स्टार्टअप और अन्य कंपनियों के निवेश में निजी फंड जुटाती है, जिनमें 3 श्रेणी है। एक आती है वेंचर कैपिटल फंड, दूसरी आती है वे फंड जो श्रेणी 1 और 2 में नहीं आते, तीसरी आती है विविध या जटिल व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करना। तो इस तरीके से 3 श्रेणियां आती है। वेंचर कैपिटलिस्टिक के अंतर्गत देखें तो वे संस्थागत निवेशक जो जुटाए गए फंड का प्रबंधन करते हैं और बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं। एंजल निवेशक के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें अपने व्यक्तिगत फंड की लघु मात्रा के शुरुआती चरण वाले स्टार्टअप में निवेश करते हैं और व्यवसाय आरंभ करने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। तो इस तरीके से स्टार्टअप के लिए फंडिंग के प्रमुख स्रोत होते हैं। स्टार्टअप के लिए शुरू की गई पहले, जैसे कि अन्य पहले आती है डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप का मार्ग यानी कि मेंटरशिप। क्या है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेसिलियंस एंड डेवलपमेंट पोर्टल होता है। स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना होती है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप पहल को शुरू किया है। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में स्टार्टअप अनुदान निधि कार्यक्रम शुरू किया गया है। उत्पाद नवाचार विकास और समृद्धि के लिए मैत्री और स्टार्टअप एक्सीलेटर यानी कि समृद्ध जो पोर्टल है उसको शुरू किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति 2019 के तहत स्टार्टअप एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम के तौर पर उभरा है। तो इस तरीके से आता है। इसका उद्देश्य जो है वह आईटी आधारित स्टार्टअप के चयन करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा और आगामी एक्सेलेरेटर का समर्थन प्रदान करना है और यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में इसके तहत वाणिज्यिक बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आदि के माध्यम से गैर कॉर्पोरेट और गैर कृषि के लघु सूक्ष्म उद्योगों में कुल 20 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरीके से आते हैं। तो ये अब चलते हैं हम एंजल टैक्स की ओर कि एंजल टैक्स क्या है। कि जब आपका 2024 का बजट पेश किया गया था, तो जो अंतरिम बजट आया हुआ था, उसमें एंजल टैक्स को खत्म करने की यानी कि समाप्त करने की घोषणा की गई थी। तो एंजल टैक्स आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एंजल टैक्स क्या है, क्योंकि इसको समाप्त किया गया और समाप्त होने के पीछे क्या रीज़न है, कि इसमें जो निरंतर तरीक़ा से ये टैक्स चल रहा था, तो इसमें क्या ऐसी मतलब कि प्रॉब्लम आ गई या फिर किस तरीके की प्रक्रिया रही जिसको इसे बंद करना पड़ा। तो बजट 2024-25 में सरकार ने सभी वर्गों के लिए निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की थी। ऐसा उद्यमशीलता के लिए अनुकूलन परिवेश को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए किया गया और एंजल टैक्स क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो परिभाषा है वह गैर सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्टअप द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर होता है, जिसमें स्टार्टअप का उचित बाजार मूल्य और उसके द्वारा इससे जुटाई गई राशि को आय माना जाता है और इसमें अतिरिक्त आय का एंजल टैक्स कहा जाता है। तो क्या होता है कि गैर सूचीबद्ध कंपनियां स्टार्टअप यानी कि जो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं है या स्टार्टअप से जुटाई गई जो अतिरिक्त राशि से लगाया जाने वाला ये एक तरीके से आयकर होता है। इसमें जो स्टार्टअप का जो उचित बाजार मूल्य है यानी कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है उससे हो और उसके द्वारा जो अधिक राशि जुटाई जाती है उसे आय माना जाता है और यही जो आय होती है वो एंजल टैक्स कहलाती है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वह मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के अंकुश लगाने के लिए 2012 में की गई थी और यह कानूनी प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 के क्लॉज सब दो और सब क्लॉज बी आई आई बी के अंतर्गत यानी 7B के अंतर्गत इसे लगाया गया। यह का इसका जो कवरेज होता है वह केवल स्थानीय निवेशकों पर होता है और इसमें बजट 2023-24 का विस्तार करते हुए विदेशी निवेश को इसके अंतर्गत भी लाया जाता है और इसका प्रभाव जो होता है वो एक तरीके से एंजल टैक्स समाप्त होने पर स्टार्टअप की रिवर्स फिलिप्स को बढ़ावा दिया जाता है। और रिवर्स फिलिप जो है वो भारतीय कंपनियां शामिल होती हैं जो शुरू में विदेशी में स्थापित हुई हों लेकिन बाद में रणनीतिक रूप से उन कंपनियों ने अपने कानूनी मुख्यालय को वापस भारत में स्थानांतरित किया हो, जैसे कि फोन पे,
जीपे आदि इत्यादि होती हैं। तो इस तरीके से रिवर्स फ्लिपिंग जो होती है, इसमें बढ़ावा देने के यानी कि जो इस वो समाप्त होने के से स्टार्टअप की रिवर्स फ्लिपिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो इस तरीके से आता है। अब आते हैं पेटेंट नियम 2024 के बारे में कि हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के नए पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट यानी कि संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है और 2024 के जरिए पेटेंट नियम 2003 में संशोधन किया है। तो पेटेंट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है, तभी हम ये जान पाएंगे कि इसमें संशोधन किया गया। तो पेटेंट क्या होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आपने कोई बुक लॉन्च की, बुक का ही मान लो कि आपने कोई बुक लॉन्च की, तो ये आपका ही मतलब कि आपका प्रोडक्ट है। तो इस पे आप अपना जैसे कि आप इस पे कॉपीराइट का भी लगा सकते हैं। ये आपने अगर कुछ टाइम के लिए एक पेटेंट का मतलब कि एक दायरा होता है, उस दायरे के अंतर्गत इसको रखा जाता है कि इसकी जो आयात बिक्री है, इसका उपयोग है, जो इसका वितरण है, तो इस बुक का वितरण उन्हीं तक सीमित हो जिनमें मालिक की सहमति हो। जैसे कि हमारी एक बुक है, हम इस बुक को पब्लिश कर रहे हैं, इस बुक को पब्लिश कर रहे हैं, तो ये हम पर ही डिपेंड करेगा कि हम इसको कितना स्तर तक इसका उत्पादन कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं, वितरण कर सकते हैं। आयात या बिक्री जो है वह कोई और ना करे। मतलब कि ये अगर करे भी तो जो जैसे कि मेरी जो बुक है तो मेरी अनुमति होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो पेटेंट का जो नियम चलता है वो चलता है। तो पेटेंट से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं वो आते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। उसमें जो आते हैं वो आता है कौन सा विभाग, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग आता है। इस विभाग में पेटेंट अधिनियम 1970 आता है, जिसमें पेटेंट संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है और जो पेटेंट नियम 2003 में दिए गए हैं उन्हीं में संशोधन करके इसको प्रावधान दिया गया है। तो पेटेंट नियम जो है 2003 में, उसमें चेंजेस किया गया, फिर 2024 में ये संशोधन किया है। तो सबसे पहले पेटेंट और उनके गवर्नेंस को जान लेते हैं। जैसे कि पेटेंट संरक्षण का जो मतलब है वही कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना अगर किसी भी चीज का व्यावसायिक रूप से उत्पादन, उपयोग, वितरण और या बिक्री दूसरों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये पेटेंट संरक्षण का नियम है। पेटेंट जो है वह प्रादेशिक अधिकार के दायरे में आता है जो केवल उस क्षेत्र या क्षेत्र देश में लागू होता है जहाँ पेटेंट दायर किया गया है या दिया गया है। यानी कि उसका एक लिमिटेड होगा कि अगर हमने एक बुक पब्लिश की है तो उसका हमने भारत में भी कर दिया, अन्य कंट्री में भी कर दिया, जैसे कि आपका नेपाल में कर दिया, श्रीलंका में कर दिया, ब्रिटेन में कर दिया, ये 3-4 जगह कर दिया। लेकिन उसके अलावा और जो कंट्री में अगर इस चीज़ को लिया जाएगा, तो वो क्या होगा कि उसके दायरे से बाहर आएगा। तो इस तरीके से होगा। पेटेंट के विनिमय के बारे में जान लेते हैं कि जैसे कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके का विनिमय किया जाता है और ये आपका भारत के स्तर पर किस तरीके से किया जाता है। तो जब हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों को नियंत्रित करता है। क्या करता है ये? विश्व बौद्धिक संपदा अधिकारों में पेटेंट और उनके अन्य बौद्धिक संपदा जो आईपीआर जो होते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। यह बौद्धिक संपदा के अभिशमों और संधियों को लागू करना सुनिश्चित करता है और इस अभिशमय में संधियों में पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट सहयोग संधि, बुडापेस्ट संधि आदि शामिल होती है। और 1994 में विश्व व्यापार संगठन का एक समझौता किया गया था। उस दौरान ट्रिप्स यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यवसाय संबंधी पहलू पर हस्ताक्षर किए गए और यह विश्व में बौद्धिक संपदा के सबसे व्यापक बहुपक्षीय समझौते रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 के जरिए पेटेंट का विनिमय किया जाता है और यह अधिनियम डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स समझौते का पालन सुनिश्चित करता है। पेटेंट अधिनियम जो है उसमें 2005 में भी संशोधन किया गया था और इस माध्यम से फार्मास्यूटिकल और कृषि रसायनों में जुड़े क्षेत्र को भी पेटेंट यानी प्रोडक्ट पेटेंट यानी उत्पाद पेटेंट संरक्षण के दायरे में भी रखा गया। पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत पेटेंट की अवधि जो है वह 20 वर्ष की है, यानी कि ये पेटेंट की जो मान्यता है वो 20 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है और वही इस कानून के अनुसार होगा जो भारत की कुछ चीजों का पेटेंट नहीं कराया गया है। जैसे कि आपका पौधे या रोजगार जानवर या उनका कोई भी हिस्सा, बीज और उनकी किस्में एवं प्रजातियां, पौधों एवं पशुओं के उत्पादन, प्रबंधन, उनकी अन्य जैविक प्रक्रियाएं जो है इत्यादि आती हैं, उनमें इस तरीके के पेटेंट में नहीं आती है। किसी आविष्कार के पेटेंट योग्य होने के लिए मानदंड के बारे में जानते हैं, जैसे कि पेटेंट के दायरे से बाहर नहीं होना। इसमें क्या होता है कि इसमें आविष्कारों की श्रेणियों के अंतर्गत ये नहीं आती हो जिससे संबंधित क्षेत्र अधिकार के तहत पेटेंट के दायरे से बाहर रखा जाता है। नवाचार से रिलेटेड देखा जाए तो ये नया होना चाहिए और पहले से उस पर कोई दावा नहीं होना चाहिए। आवेदनों के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें औद्योगिक उपयोग के लिए लायक होना चाहिए।
और चौथा आता है कि इन्वेंटिव इस स्टेप होता है जिसमें कोई ना कोई इनोवेशन अप्रोच अवश्य शामिल होना चाहिए, जो आविष्कार में एक अभिनव दृष्टिकोण होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पेटेंट के मानदंड होते हैं जिसके अंतर्गत ये निर्धारण होता है। अब चलते हैं पेटेंट संशोधन नियम 2024 के प्रावधानों के तहत। तो सबसे पहले तो आता है सर्टिफिकेट ऑन इंटर इन्वेंटरशिप के बारे में, जिसमें सर्टिफिकेट ऑफ इंटर इन्वेंटरशिप की शुरुआत की जाती है, जो पेटेंट किए गए आविष्कार में इन्वेस्टर की शुरुआत को चिन्हित करते हैं। दूसरा आता है समय सीमा को लेकर, जिसमें पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने पर समय सीमा घटा दी जाती है। पहले यह सीमा 48 माह थी, लेकिन इसे प्रेजेंट में 31 माह कर दिया गया। नवीनीकरण शुल्क से जुड़ा आता है। पेटेंट नवीनीकरण शुल्क में 10% की कमी होती है, और यह शुल्क में कमी यह लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान पर दिया जाता है। और पेटेंट के क्रियान्वयन संबंधी विवरण दाखिल करने की आवृत्ति होती है, जिसमें एक बार में घटाकर इसे प्रत्येक 3 वर्ष में या एक बार कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पेटेंट का जो 2024 में प्रावधान किए गए, तो इसमें ये चेंजेस हुआ है। भारत में पेटेंट से जुड़े कुछ मुद्दे एवं चुनौतियां भी उभरती है, जैसे कि पेटेंट की एवरग्रीनिंग होना। इसमें क्या होता है कि इसमें एक एक अधिकार बने रहने के संदर्भ में होता है, जैसे कि कोई दवा कंपनियां हैं, यहाँ पेटेंट अवधि बढ़ाने के लिए फार्मुलेशन में मामूली बदलाव करते हैं, जिससे अधिक समय तक दवा पर अपना एक अधिकार बना रहे। तो ये आपका होता है। अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति होती है, जिसके अंतर्गत कुछ छूट दी जाती है। भारत में पेटेंट दाखिल करने की कुछ प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016, जिसके अंतर्गत दोहा विकास एजेंडा और ट्रिप्स समझौते के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। स्टार्टअप बौद्धिक संपदा संरक्षण में और आईपी मित्र को सुगम बनाने के लिए एक योजना शुरू की गई है, ताकि स्टार्टअप्स द्वारा पेटेंट आवेदन को दाखिल करने में प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ खास श्रेणी में आवेदकों के लिए परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने का प्रावधान है, जिसमें आपका स्टार्टअप, लघु उद्योग, महिला इन्वेस्टर शामिल है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन है, जिसमें बुनियादी प्रशिक्षण और प्रदान करने के प्रमुख कार्यक्रम है। पेटेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम भी होता है, जिसमें नए रूप में इसे तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत में पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया को उठाए गए ये महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अब आते हैं ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी के बारे में कि ये क्या, कि विधि आयोग ने व्यापार रहस्य यानी कि ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर 289वीं रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के यानी कि ट्रेड सीक्रेट के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें ऐसी गोपनीय व्यवसायिक जानकारी जैसे होती है, जिसे बेचा जा सकता है, लाइसेंस लिया जा सकता है, वह ट्रेड सीक्रेट होता है, और यह बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र के अपेक्षाकृत नया होता है। आर्थिक जासूसी जो होती है वह किसी अन्य देश को लाभ पहुंचाने के लिए घरेलू कंपनियों और सरकारी संस्थानों में गोपनीय जानकारी को जानबूझकर हासिल करने की जो कार्य होता है, उसे आर्थिक जासूसी होता है, जिसमें आर्थिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रगति होती है। ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर मौजूदा कुछ कानूनी फ्रेमवर्क भी है, जैसे कि भारत में ट्रेड सीक्रेट के दुरुपयोग की समस्या के समाधान के लिए कोई एकल कानून न होना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1863 के अंतर्गत इसमें कानून प्रोटेक्ट संबंधी मामलों पर लागू होना, और भारतीय न्याय संहिता 2023 में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। फिर ट्रेड सीक्रेट और आर्थिक जासूसी पर जो मौजूदा कानूनी फ्रेमवर्क है उसके बारे में आता है। फिर चलते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक और सामाजिक उद्यमिता के बारे में, कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा और कार्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ इंसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी किया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल इंडेक्स किसके द्वारा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, कार्नेल यूनिवर्सिटी और इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, यानी कि इंसीड के द्वारा, वीपू के द्वारा। फिर ये जो है इसमें जैसे कि जो अभी 2024 को जारी किया गया उसके थीम क्या है, सामाजिक उद्यमिता के वादे को साकार करना, और इसका क्या इसमें मानदंड शामिल है, संस्थान, मानव पूंजी, अनुसंधान, अवसंरचना, ऋण, निवेश, लिंकेज, रचनात्मक ज्ञान की प्राप्ति, प्रसार और रचनात्मक आउटपुट है। शीर्ष रैंक किसने हासिल की हुई है, स्विट्जरलैंड में। फिर आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर का स्थान आता है, स्वीडन का आता है। भारत ने विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने कितना रैंक हासिल की है, 39 है, और 2023 में कितनी थी, 40वीं थी। एक रैंक का सुधार देखने को मिला है। और ये जो इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो शीर्ष 100 क्लस्टर कहाँ पर शामिल है, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो आता है वह जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है, 1967 में वीपो कन्वेंशन के तहत होती है। 1967 में हुए वीपो कन्वेंशन में विप्री यानी कि बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को वीपो में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य है एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी में भारत सहित 193 देश रहते हैं, जिसमें संधियों में बर्न कन्वेंशन, वाशिंगटन संधि, पेरिस कन्वेंशन, ट्रेडमार्क कानून पर सिंगापुर संधि आदि रहे।
अब आती है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की ओर, जिसे किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएसए के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12th संस्करण जारी किया। इसमें शीर्ष देश में यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस आते हैं और इसमें 55 अर्थव्यवस्थाओं में जो 42 अर्थव्यवस्थाएं वो अपरिवर्तित रही है, यानी कि उनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, नो चेंज हुआ है, मतलब कि कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और इस सूचकांक का जो है वह वैश्विक नवाचार सूचकांक से अलग है और इसमें भारत की रैंकिंग 132 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में 40वीं रैंक पर आती है और जीआईआई में कितनी है? 39वीं है और 2023 में 40वीं थी। बौद्धिक संपदा आनुवांशिक संसाधनों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की संधि के बारे में जानते हैं कि हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन ने बौद्धिक संपदा आनुवांशिक संसाधनों एवं संबंधित पारंपरिक ज्ञान की संधि को अपनाया हुआ है। यह जो संधि है पहली संधि है जिसे बौद्धिक संपदा आनुवांशिक संसाधन पारंपरिक ज्ञान के बीच एक संबंध स्पष्ट करती है। इसका कार्यान्वयन भारत सहित 150 देशों के बीच आम सहमति होती है और इसमें विपो में कोई भी सदस्य देश इस संधि पर पक्षकार नहीं होते हुए संधि के निम्न उद्देश्य हैं, जैसे कि पेटेंट प्रणाली के प्रभाव, पारदर्शिता, गुणवत्ता को बढ़ाना, उन आविष्कारों के लिए गलत तरीके से पेटेंट दिए जाने से रोकना, एक नई खोज नहीं है, इस तरीके से आता है। और यूएनडीआरआईपी में 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया जो संकल्प कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता। इस संधि के कुछ प्रावधान भी आते हैं, जैसे कि अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण दायित्व, जो कि अनिवार्य आनुवांशिक संसाधनों का उपयोग होने और पर पेटेंट आवेदकों को उन संसाधनों के मूल देश या स्रोत के बारे में बताना होना, राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य कानूनी प्रशासनिक नीतिगत फ्रेमवर्क का निर्माण, सूचना प्रणालियों की स्थापना, जैसे कि आनुवांशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान डेटाबेस असेंबली के अंतर्गत आते हैं। कुछ अन्य प्रावधान भी आते हैं, जैसे कि विकासशील देशों या बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में अग्रसर देशों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस संधि के लागू होने से पहले दायर किए गए पेटेंट पर लागू नहीं होंगे। इस संधि या प्रशासनिक कार्य में WIPI में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के द्वारा इसे संपन्न किया गया है। तो इस तरीके से आती है। भारत के पारंपरिक ज्ञान और आनुवांशिक संसाधनों की सुरक्षा हेतु कुछ सरकारी उपाय हैं, जैसे कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970, पौधा कृषि एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, जैव विविधता अधिनियम 2002, वन अधिकार अधिनियम 2003, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण या संरक्षण अधिनियम 1999, यूनेस्को द्वारा मान्यता जिसमें योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में घोषित किया गया है। तो इस तरीके से आते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसमें आता है अवसंरचना से रिलेटेड, जिसमें हमारी अवसंरचना में पहला टॉपिक आता है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में। कि हाल ही में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। यह जो प्लान है इसे कब शुरू किया गया? जब 3 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 2021 में शुरू हो किया, 2024 में 3 वर्ष इसके पूरे हुए। तो चलिए जान लेते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। पीआई जो योजना जो है 7 इंजनों द्वारा संचालित होती है। किसके द्वारा? रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, माल ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अवसंरचना से। पीएम गति शक्ति जो के बारे में देखें तो यह एक तरीके से भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिव ने डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में इसे विकसित किया है और यह भौगोलिक सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किया गया। यह ओपन सोर्स तकनीक के आधार पर बनाई गई हो। इसमें क्लाउड मेघराज को होस्ट किया गया है। यह अलग अलग मंत्रालयों की मौजूदा और भविष्य की परियोजना का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करती है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, ड्राई या लैंड पोर्ट और उड़ान जैसी योजनाएं इसमें शामिल है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के लक्ष्य को देखा जाए तो इसकी राजमार्ग की लंबाई जो है वह बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर से अधिक करना, वित्त वर्ष 2025 तक रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाकर 1600 टन तक पहुंचाना, 4,54,200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से पावर ग्रिड की पहुंच का विस्तार करना और वित्त वर्ष 2025 तक नवीनीकरण क्षमता को बढ़ाकर 2,125 गीगावाट करना और लगभग 17,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइनों का निर्माण कार्य पूरा करना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके टारगेट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क यानी कि पीपीपी मॉडल के बारे में। तो विश्व बैंक द्वारा जारी बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट में विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं की सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क को एक बिनामिकी विश्लेषण जारी किया गया। तो चलिए जान लेते हैं इस बिनामिकी फ्रेमवर्क को कि इसमें किस तरीके का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस दिया गया। कि भारत में जो जारी मतलब कि बिनामिकी फ्रेमवर्क है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि इसे आर्थिक कार्य विभाग के तहत जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है वही एक निवेश इकाई है, जिसमें पीपीपी से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है। इसमें पीपीपी में भारत में मॉडल आते हैं जैसे कि हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल, बिल्ड ऑपरेट मॉडल, बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल, वो एओटी एनयूटी आता है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आते हैं। तो इस तरीके से भारत में मॉडल है। महत्वपूर्ण पहले आती है जैसे कि
सार्वजनिक भागीदारी मूल्यांकन समिति, ये जो केंद्रीय क्षेत्र की है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इस तरीके की ये पहले जारी है। फिर आते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में कि हाल ही में भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए 15,624.9 करोड़ रुपए प्राप्त किए और यह जो है एक तरीके से अब तक का सबसे बड़ा मुद्रीकरण है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में। एसेट्स मोनेटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। एसेट्स मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी डेफिनेशन को समझे तो ये एक तरीके से अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई सार्वजनिक परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का आकलन करके सरकार और उसकी संस्थानों के लिए राजस्व के नए स्रोत प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि ये राजस्व के नए स्रोत को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होती है और कौन कौन से किसके नए स्रोत, जो सरकार या उसके संस्थानों के लिए। और इसमें किसी सार्वजनिक निकाय के स्वामित्व वाली किसी भी संपत्ति को सार्वजनिक परिसंपत्ति कहा जाता है, चाहे वो सड़क हो, हवाई अड्डे हो या पाइपलाइन हो, से सभी सार्वजनिक संपत्ति में आएंगे। इनका मुद्रीकरण का जो पहली बार सुझाव था वह विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति 2012 में बनाई गई थी, उसमें दिया गया था। फिर 2021 से 22 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की गई। इसकी प्रक्रिया जो है एक निर्धारित अवधि के लिए निजी क्षेत्र की प्रदान की गई स्वामित्व वाली इस कंपनी में दिया गया। इसमें परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए कुछ पहले शुरू की गई है, जैसे कि राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, जो अपनी ब्राउन फील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए 13 क्षेत्रकों की पहचान की गई और जिसमें शीर्ष 5 क्षेत्रकों में पाइपलाइन में 83% का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि आपका सड़कें हुआ, रेलवे हुआ, विद्युत तेल हुआ, गैस पाइपलाइन और दूरसंचार आते हैं। राष्ट्रीय मुद्रीकरण भूमि मुद्रीकरण निगम के अंतर्गत यह एक तरीके से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिशेष भूमि के मुद्रीकरण की जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। तो इस तरीके से इसकी ये पहले है। अब आते हैं हम औद्योगिक पार्क की ओर। तो औद्योगिक पार्क की ओर आते हैं तो केंद्रीय बजट 2024-25 में 12 औद्योगिक पार्क को स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया। ये औद्योगिक विकास गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इसमें मंजूरी भी दी गई। तो चलिए जान लेते हैं औद्योगिक पार्क के बारे में। तो औद्योगिक पार्क क्या होती है? तो ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें विशेष रूप से औद्योगिक गतिविधियों के समूह को समायोजित करने के लिए विकसित किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश की श्री सिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्योग के गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं। तो इसका उद्देश्य जो है औद्योगिक गलियारे वाली परियोजनाओं का विकास करना और भविष्य के औद्योगिक शहर विकसित करना है और ये शहर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण निवेश क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते हैं और इसके तहत 11 औद्योगिक पार्क गलियारों को विकसित किया गया है, जिसमें 32 परियोजना और 4 चरणों में से विकसित किया गया है। तो इस तरीके से ये आपके टोटल ये औद्योगिक पार्क होते हैं जिनको इनके अंतर्गत जो 11 औद्योगिक पार्क है इनके अंतर्गत रखा गया है। इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट द्वारा और तथा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास लिमिटेड के द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा की जाएगी। सुर्खियों में रहे जैसे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम में 12 नए औद्योगिक नोड या शहरों को शामिल किया है, जिसमें रणनीतिक रूप से 10 राज्यों में अवस्थित है 6 गलियारे जोड़े गए हैं, जिसमें उत्तराखंड का खुरपिया, पंजाब की राजमरा पटियाली, महाराष्ट्र के दीघी, केरल का पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार का गया, तेलंगाना के जहीरबाग, आंध्र प्रदेश का ओरवाकल, कोपरथू और राजस्थान के जोधपुर पाली में ये स्थित है। तो इस तरीके से आता है। अब चलते हैं भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र की ओर कि हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग 2030 भारत 2030 तक 30 शीर्ष 25 देशों को शामिल किया गया। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। इसे विश्व बैंक के द्वारा तैयार इंटरेक्टिव बेंचमार्किंग टूल होता है जो 2 साल में जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार से जुड़े लॉजिस्टिक देशों में प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों को रैंक प्रदान करना होता है। इसके 6 पैरामीटर होते हैं और 2022 में ये अलग-अलग स्थानों पर साधनों से माल ढुलाई जैसे कि सड़क से 3.5 ट्रिलियन टन किलोमीटर 66%, रेल से 0.82% ट्रिलियन टन 31%, और आपका शिपिंग से 1108 मिलियन मीट्रिक टन 3%, बायोमार्ग से 2067 मिलियन टन यानी कि करीब परसेंट में 1% किलोमीटर को कवर किया। इसकी रैंकिंग में विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक जो है 38वें स्थान पर आती है और 2018 में 44वें स्थान पर थी और अभी 2023 में 38वें स्थान पर है। और भारत की रैंक में देखा जाए तो 6 रैंक का इसमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो इस तरीके से आता है और इसके लिए कुछ उठाए गए कदम में जैसे कि राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 को अपनाना, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक
पोर्ट्स का होना, भारतमाला परियोजना, समर्पित माल ढुलाई परियोजना, लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, पीएम गति शक्ति, इस तरीके से ये आते हैं। अब आते हैं भारत के पत्तन क्षेत्र के बारे में कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर में बंधावन में बंदरगाह की आधारशिला को रखा हुआ है। तो ये जो आधारशिला है इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आधारशिला को रखा हुआ है। तो बंधावन बंदरगाह या पत्तन के बारे में जान लेते हैं जो भारत के 13वां पत्तन बन गया है। अभी तक हमारे भारत में कितने पत्तन थे यानी कि पोर्ट थे, मेजर पोर्ट 12 मेजर पोर्ट थे। लेकिन बंधावन पलटन को जोड़ने के बाद कितने पोर्ट बन गए हैं? 13 पोर्ट बन गए। तो इसमें जो महाराष्ट्र के पालघर जिले में दहानू शहर में इसे पास किया गया है और यह देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा, जो सबसे बड़े डीप वाटर बंदरगाह में शामिल होगा, तो इस तरीके से आएगा। यह पत्तन जो आता है वो लैंड लॉर्ड बोट मॉडल पर आज संचालित होता है, जहां पोर्ट अथॉरिटी यानी कि विनियामक की संस्था और लैंड लॉर्ड भूस्वामी के रूप में कार्य करती है, जो निजी कंपनियां बंदरगाह के रूप में संचालन करती हैं। अब पत्तन क्षेत्र के बारे में भी जान लेते हैं, तो इसमें भारत की मात्रा की दृष्टि से लगभग 95% व्यापार और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से होता है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार देखा जाए तो इस श्रेणी में इस श्रेणी के अंतर्गत यह 22वें स्थान पर है। यहाँ टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन का यह होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की तुलना में ये बेहतर है। और इसमें टोटल 12 पत्तन है, जिसमें 13वां बंदावन, चौथा जो 14वां जो है वह गलाथिया और जो 200 से अधिक आपके लघु पत्तन आते हैं। भारत में सबसे बड़े बंदरगाहों का जो नियंत्रण है वह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो पोर्ट कौन-कौन से हैं? जैसे कि मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बंधावन पोर्ट होगा, मरमागुआ पोर्ट, बेंगलुरु पोर्ट, कोच्चि पोर्ट, तूतीकोरिन, बीओ, चिंदबरनार पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और जैसे कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, चेन्नई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट और ये कोलकाता पोर्ट, पारादीप और यहाँ कांडला गुजरात में स्थित है। सबसे पुराना महापत्तन आता है आपका कोलकाता पोर्ट सबसे पुराना है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन इसका नाम रखा गया है, जो कि एकमात्र नदी पत्तन। मुंबई पोर्ट जो है सबसे प्राकृतिक एवं नेचुरल पोर्ट है यहाँ और ए हार्बर है। कामराजार और एन्नूर पोर्ट तमिलनाडु में स्थित है और एकमात्र निगमित महापत्तन भी हो ये पत्तन कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो इस तरीके से होता है। फिर बड़े बंदरगाह और महापत्तन और लघु बंदरगाह के बारे में देखें तो बड़े बंदरगाह का जो नियंत्रण है वह केंद्र सरकार करती है, लघु का राज्य सरकार करती है। ये महापत्तन प्राधिकरण 2021 के तहत ये प्रावधान दिया गया है इसमें और इसमें लघु पत्तन भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के तहत शासित होते हैं। यह महापत्तन प्राधिकरणों के द्वारा लैंडलॉर्ड मॉडल के आधार पर किया जाता है और इसे राज्य विभागों द्वारा राज्य समूर्ति पोर्ट के द्वारा विनियमित किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इनकी ये स्थिति होती है। अब आते हैं बंदरगाह क्षेत्र के लिए कुछ शुरू की गई पहलों के बारे में। पहली पहल आती है सागरमाला परियोजना, जिसे मार्च 2015 में शुरू किया जाता है और इसका उद्देश्य विदेशी और घरेलू व्यापार के लॉजिस्टिक लागत को कम करना है। समुद्री अमृतकाल विजन 2047 जो कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बंदरगाहों का विकास करना और अंतर्देशीय जल परिवहन, तटीय शिपिंग, संधारणीय समुद्री सुरक्षा इस क्षेत्र को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल के बारे में या मारीन के बारे में जो सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित पोर्टल होता है। सागर मंथन जो आता है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सागर सेतु एक मोबाइल ऐप है। तो इस तरीके से आता है। पत्तन क्षेत्रक से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम जैसे कि भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण। ये पत्तन प्राधिकरण जो है वैसे केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा एक यात्री टर्मिनल भवन और मैत्री द्वार का उद्घाटन किया गया है। इसे गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य भूमि पत्तन के संचालन प्रशासन से संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी होती है। मरमागुआ पत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत देखा जाए तो यह एक तरीके से मरमागुआ पत्तन प्राधिकरण को एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता देता है। यह गोवा में स्थित भारत का पहला महापत्तन है। तो इस तरीके से आता है। फिर आते हैं सूक्ष्म बंदरगाह यानी कि ड्राई पोर्ट्स के बारे में, जो कि बिहार के पहले सूक्ष्म बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है। और सूक्ष्म बंदरगाह वो बंदरगाह होती हैं जिनका अंतर्देशीय यानी कि यहाँ समुद्र से नहीं बल्कि इनका इनलैंड यानी कि लैंड में ही इनका एक पोर्ट होता है और ये एक तरीके से अंतर्देशीय टर्मिनल होते हैं जो रेल या सड़क मार्ग से समुद्री बंदरगाहों से कनेक्टिविटी रखते हैं। कंटेनर पोर्ट जो होते हैं जिसे विश्व बैंक या S&P ग्लोबल मार्केटिंग इंटेलिजेंस के 2023 में ये जारी किया गया था, जिसमें शीर्ष 100 वैश्विक बंदरगाहों ने 9 भारतीय बंदरगाह
शामिल थे और सर्वोच्च रैंकिंग वाला कंटेनर बंदरगाह चीन का यांगसांग पोर्ट भी रहा था। तो इस तरीके से पोर्ट के बारे में है। अब आते हैं हम भारतीय रेलवे की सुरक्षा के बारे में, कि हाल ही में कुछ महीनों में ट्रेन की पटरी से उतरने या टकराने की घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। तो अभी देखा जाए तो 75% रेल दुर्घटनाएं रेलगाड़ियों की पटरी से उतरने के कारण हुई है और इसमें बड़ी संख्या में 2000 से 2001 में 473 से ये घटकर अभी 2022-23 में ये जो घटनाक्रम है वह 48 हो गया है और गंभीर ट्रेन दुर्घटनाएं भी हैं जिनमें गंभीर परिणाम सामने आते हैं और बहुत अधिक संख्या में लोग की मौत या घायल होते हैं। रेलवे सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए गए जैसे कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष जो 2017-18 में शुरू किया गया, लिंक हॉपमैन बुश कोचों की तेजी से अपनाने के लिए और कवच प्रणाली को अपनाया गया। रेलवे सुरक्षा आयोग के बारे में जानते हैं जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है और यह आयोग का पहले नाम रेलवे निरीक्षणालय था जो 1961 में रेलवे सुरक्षा आयोग के द्वारा इसे नामित किया गया था और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं जिसे रेल यात्रा और परिचालन सुरक्षा से संबंधित मामलों के निवारण में इसमें मदद करना इसका मुख्य कार्य होता है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के बारे में जानते हैं कि इसे केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है और यह सार्वजनिक वित्तीय संस्थान केवल उन संस्थानों में पीएफआई के रूप में अधिसूचित किया जाता है जहां केंद्रीय और राज्य अधिनियम के तहत स्थापित हो या कम से कम 51% पेड अप कैपिटल या राज्य सरकार के पास होता है। राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2021 में होती है और यह विकास वित्तीय संस्थान के रूप में स्थापित किया जाता है और इसका उद्देश्य भारत के अवसंरचना क्षेत्र में एक दीर्घकालिक वित्त पोषण की आवश्यकता को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है और इसका विनियामक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में किया जाता है और इसमें शेयरधारता में इसमें संपूर्ण शेयरधारता वर्तमान में भारत सरकार के पास स्थित है। तो इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारी 9वां टॉपिक फिनिश होता है। अब चलते हैं 10वें टॉपिक की ओर, जिसमें आता है हमारा पहला टॉपिक ई कॉमर्स के बारे में कि ई कॉमर्स के अंतर्गत क्या अभी प्रेजेंट में हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार भारत में ई कॉमर्स बाजार में 2030 तक बढ़कर $335 पहुंचने की उम्मीद है। तो ई कॉमर्स क्या होता है इसके अंतर्गत हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ई कॉमर्स क्या होता है उसके बाद हम ये जानेंगे कि अभी प्रेजेंट में जो इसका व्यापार है जो बड़ा हुआ है उसके डिटेल को जानेंगे। ई कॉमर्स क्या है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें वस्तुएं एवं सेवाओं की जो इन्वेंट्री होती है यानी कि वस्तुओं का उत्पादन जो है, जैसे कि हमने यही बुक का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ये बुक बनाई, बुक को अभी पेटेंट के लिए एग्जाम्पल लिया था लेकिन हमने ये बुक ली, बुक का हम इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारी ये बुक है, हमने इसको चाहा कि हम ई कॉमर्स के माध्यम से जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट के माध्यम से दे भेजें, अमेजन के माध्यम से भेजें, तो इसको हम ओपनली इसे सेल कर सकते हैं। तो ये हमारी अथॉरिटी हुई, हम इसको उपभोक्ता को सीधे बेच सकते हैं किसी भी माध्यम से। तो इस तरीके के मार्केट को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है। वर्तमान स्थिति जो है 2022 में इस क्षेत्र का आकार कितना है? $70 बिलियन और ये समग्र खुदरा बाजार में इसकी हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 7% इसकी हिस्सेदारी देखी गई है। अब जो ये मॉडल है, इस मॉडल में कुछ ई मॉडल है जैसे कि इन्वेंट्री आधारित मॉडल, जो वस्तु एवं सेवाओं की इन्वेंट्री में ई कॉमर्स संस्था के रूप में स्वामित्व में होती है और इसे उपभोक्ताओं को सीधे बेचा जाता है जिसमें एफडीआई की अनुमति नहीं होती। इसमें क्या होता है? एफडीआई की कोई अनुमति नहीं होती। और बाजार आधारित मॉडल वो होता है जैसे कि ई कॉमर्स संस्था खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एक प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है जैसे कि अमेजन। तो इस तरीके से ये बाजार आधारित भी होती है और ये आपकी इन्वेंट्री आधारित मॉडल होती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये स्वचालित मार्ग के तहत क्या होती है? 100% एफडीआई की अनुमति होती है। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिलती है। अब आते हैं ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहले शुरू की गई जैसे कि ड्राफ्ट ई कॉमर्स नीति, जिसका उद्देश्य विकास के लिए एक सुविधाजनक विनामकी परिवेश बनाना। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, जिसके अंतर्गत एक ओपन सोर्स नेटवर्क होता है जो दुकानदारों प्लेटफॉर्मों के विक्रेताओं को जोड़ता है और अन्य पहलों में आता है जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण, ई कॉमर्स नियम 2020, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022 और इंडियन स्टेक आते हैं। इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में भी जान लेते हैं, जो केंद्र सरकार ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त कर दिया गया है। और इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है? इसका 2016 में इसे शुरू किया जाता है डिजिटल एड स्पेस का उपयोग करने के लिए। ऑनलाइन विज्ञापनों और इस पर किए जाने वाले भुगतानों की 6% दर लगाई जाती है, जिनका ये विदेशी कंपनियों पर एक दर लगाई जाती है जिसमें भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, लेकिन इसमें भारत डिजिटल लेन देन में राजस्व अर्जित कर रहा है।
प्रेजेंट में क्या हुआ है कि इसमें 2% इक्वलाइजेशन लेवी को समाप्त कर दिया हो, विदेशी नॉन रेजिडेंस ई कॉमर्स कंपनियों इसका उनको इनको भुगतान करना पड़ता है, तो इस तरीके से आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत ई कॉमर्स के राष्ट्रीय पुरस्कारों ओएनडीसी और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग श्रेणी के अंतर्गत स्वर्ण पुरस्कार सम्मानित किया गया। ओएनडीसी के बारे में जाने तो यह कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत एक गैर लाभकारी उद्देश्यों वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और यह एक उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य सभी प्रकार के आकार के विक्रेताओं को शामिल करते हुए सभी आबादी समूहों को समावेशन सुनिश्चित करके ई कॉमर्स की पहुंच को बढ़ाना और डिजिटल कॉमर्स के लोकतांत्रिकरण करना है, तो इस तरीके से आता है जो नेटवर्क मॉडल पर आधारित है जिसमें खरीदार प्लेटफॉर्म और रिटेल विक्रेताओं को जोड़ा जाता है। सारथी ऐप के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है? ये भाषणी के सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में ई कॉमर्स को समावेशी बनाने के लिए एक रेफरेंस ऐप के रूप में इसे लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य बहुभाषी सुविधाओं जैसे वायर्स ऐप बनाने में कारोबार की सहायता करना है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला, तमिल भाषा उपलब्ध होगी। टोटल 22 भाषाओं में इसे अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया जाएगा। एंटी ट्रस्ट कानून के बारे में कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंटी ट्रस्ट गतिविधियों को लॉन्च किया। इस जांच पाया गया है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट में इंक्लूसिव लॉन्च की पेशकश करके चुनिंदा विक्रेताओं वरीयता देकर कुछ लिस्टिंग को प्राथमिकता कर देकर स्थानीय प्रतिस्पर्धा कानून को एंटी ट्रस्ट का उल्लंघन किया गया। और भारत के ई कॉमर्स से संबंधित एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क जो है 2002 में बनाया गया था और इसे 2023 में संशोधित किया गया और 2020 में इसे समान अवसर दिया गया और भारत में ई कॉमर्स कंपनियों के संचालन में युक्त प्रबंधन दिए गए, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जान लेते हैं जिसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत 2003 में की जाती है और यह प्रतिस्पर्धा रोधी समझौते के वर्चस्व के दुरुपयोग से निपटने से संबंधित प्रावधान 20 मई 2009 को अधिसूचित की गई और 2009 में इसमें कार्य करना शुरू किया गया जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, तो टोटल इसमें 7 मेंबर होते हैं और इसका मुख्य कार्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना है। तो ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्य कार्य होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा 10वां टॉपिक फिनिश होता है। इसी के साथ ही हमारी ये आज की क्लास भी फिनिश होती है जिसमें अब आपका 11th और 12th टॉपिक के साथ ही आपकी मैगजीन भी फिनिश हो जाएगी। आपको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और इसको आपको खुद को भी देखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम के लिए एक रामबाण के तौर पर है जिसमें आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपके टॉपिक छूटे रहेंगे, जो भी आपका मैगजीन जो होगा, जैसे कि आपका मंथली मैगजीन है उसमें कुछ टॉपिक स्किप हो गए या फिर आपने किसी मंथ का नहीं पढ़ पाया, तो इस पीटी 365 के माध्यम से आपकी पूरी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इसको आपको पढ़ते रहना है, इसको शेयर भी करते रहना है ताकि और लोगों के पास भी पहुंचे। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।